दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। आपके साथ मैं हूं राज वाल्मीकि। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी। बजरंग सर 1997 से देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही वो दलित साहित्य, भक्ति काव्य और संस्कृत के गंभीर अध्येता हैं। बजरंग सर कथा देश मासिक पत्रिका में 2004 से दलित प्रश्न पर निरंतर स्तंभ लिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2019 में दलित विशेषांक का भी कथादेश का संपादन किया है। इसके अलावा उन्होंने नया पथ में जो रचना प्रक्रिया और विचारधारा का अतिथि संपादन कर चुके हैं। बजरंग सर दलित साहित्य में विशेषता रखते हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ है और पुस्तकों में अगर हम उनका कुछ 2-4 पुस्तकों के मैं नाम बताऊं तो केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य, बांग्ला दलित साहित्य, पंजाब में भी उन्होंने दलित साहित्य पर काम किया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें दलित प्रश्नों को उन्होंने उठाया है, जैसे हिंसा की जाति उनकी काफ़ी चर्चित पुस्तक है। इसके अलावा वाद से संवाद भी दलित विमर्श पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने यथा स्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन की कहानियाँ, कविताएं और आलोचना का भी संपादन किया है। आइए विस्तार से हम लोग जानते हैं बजरंग सर से ही वर्तमान हालात दलितों के, और इसके अलावा उनसे हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो दलित साहित्य पर काम किया है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आप भी जानिए, अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले बजरंग सर, मैं आपका बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में स्वागत करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। तो बजरंग सर, सबसे पहले तो जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि दलितों पर मनुवाद फिर से हावी होता जा रहा है। ऐसे में क्योंकि आप इस पर काफ़ी नज़र रखते हैं, इन चीज़ों पे, दलित साहित्य पे आपने काफ़ी काम किया है, आज के संदर्भ में क्या दलित साहित्य उस तरह के प्रतिरोध के स्वर उठा पा रहा है या क्या स्थिति है, आपसे जानना चाहते हैं। राज जी, देखिए, मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि दलितों के 2 शत्रु हैं, ब्राह्मणवाद या मनुवाद और पूंजीवाद। इन दोनों का गठजोड़ हुआ जी। और ये गठजोड़ इधर बीच और मजबूत हुआ है। जी। अब हम जब मनुवाद कहते हैं तो एक पक्ष ओझल रह जाता है, क्योंकि जो इस बीच में हिंसा बढ़ी है और बढ़ी है। मैं इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि दलित साहित्य पर लिखने के साथ दलित जीवन से परिचय और रोज़-रोज़ का परिचय ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर फिर साहित्य के मूल्यांकन में दिक्कत आएगी। ज़िंदगी से अगर आप वाकिफ़ हैं तो ठीक से आप कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे उस साहित्य का जो लिखा जा रहा है। तो बजरंग सर, आपने बात बिल्कुल सही कही कि ये जो मनुवादी व्यवस्था का जो धार्मिक एजेंडा, क्या उनका एक प्रोपोगेंडा है, और वो तो ये कहेंगे कि भाई जो अगर महिलाएं मर गई तो उनको सदगति मिल गई। तो ये तो पूरा मनुवादी एजेंडा है ही। लेकिन आज के समय में जब हम ये देखते हैं, जब हम अभी 2026 में बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी
और आज अभी जैसा आपने भी सुना होगा खबरों में आया है कि आगरा की एक महिला ने 3 साल पहले अपने घर में मनुस्मृति जलाई थी और आज वो जेल में है। तो ये जो अंतराल है, इसमें क्या लगता है आपको कि जो मनुस्मृति जलाने जैसी स्थिति में क्या आज की स्थिति क्या है? बिल्कुल ठीक सवाल रखा आपने कि 1927 में यह संभव है कि वो उसका सार्वजनिक दहन किया जाए जी, मनुस्मृति का। जी। उस दहन में इस बात का आप रखिए ध्यान कि उस दहन में उसको जलाने में समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया था बाबा साहब ने। उनकी स्ट्रेटजी बहुत कमाल की हुआ करती थी। जी, जो महान सत्याग्रह के बाद में सभा हुई, महासभा कहेंगे, बड़ी सभा हुई और उसमें कहते हैं 10,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। उसमें ये प्रस्ताव था, उनके मित्र थे, जन्मना ब्राह्मण थे, लेकिन वो बाबा साहब के साथ थे, उनके दोस्तों में थे सहस्त्रबुद्धे। उन्होंने कहा बाबा साहब से कि जिस किताब को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो दलितों के दमन को वैध ठहरा दे, तो क्या ऐसी किताब का दहन नहीं करना चाहिए? बाबा साहब ने कहा रुकिए, हम सोच कर बताते हैं। जी। किताबों को जलाने के लेकर के बहुत उत्साहित नहीं थे। बाबा साहब ने समय लिया। अगले दिन जब सभा दोबारा जुटी जी। तो ये मुद्दा आया। कहा कि इस प्रस्ताव को एंडोर्स कौन कर रहा है, सेकंड कौन कर रहा है? प्रस्ताव तो सहस्त्रबुद्धे का था, लेकिन प्रस्ताव का समर्थन कौन कर रहा है? तो समर्थन के लिए राजभोज सामने आए। राजभोज जाटो समाज के थे। जी। वो जो थे वो ब्राह्मण समाज के थे, सहस्त्रबुद्धे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर सभा इस बात पर सहमत है तो मेरी तरफ से भी हाँ है, आँख कौन लगाएगा? जी। तो एक बैरागी, ये भी देखिए, एक बैरागी जो मूलतः महार समाज के थे, पहले बैरागी हो गए थे, तो बैरागी ने कहा कि वो करेंगे, वो आग लगाएंगे। तो इन सभी को जोड़ते हुए उन्होंने ये काम संपन्न कराया। मेरा ये कहना है कि वो जो एकता बनी थी, वो एकता इस बीच में कहाँ बिला गई, कहाँ गायब हो गई? मनुस्मृति का दहन ऐसा नहीं है। मनुस्मृति से, ये मैं कहता रहा हूँ, कारपोरेट की जिसकी असल में सत्ता है, मनवाद तो मुखौटा है, ताकत जो है वो कारपोरेट के पास है, जिसको हम वैश्विक पूंजी कहते हैं, जो ऐसे दिखती नहीं, उसके पास है ताकत। तो वो लेकिन वो जो मुखौटा लगाती है, वो धर्म का मुखौटा लगाती है, वो मनवाद का मुखौटा लगाती है। ये संभव रहता अगर वो एकता बढ़ती, मजबूत होती और संगठित होती। उस एकता को तोड़ा गया, उस एकता को नष्ट किया गया, कमजोर किया गया। नष्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकता बनी हुई है, लेकिन वो एकता कमजोर हुई। एकता के कमजोर होने से फिर ऐसी स्थिति हुई कि अलग अलग ढपली, अलग अलग राग, कोई एक समवेत स्वर उठ नहीं रहा है। जो दमनकारी शक्ति है वो संगठित है और जो प्रतिरोध करने वाले लोग हैं वो बटे हुए हैं। इसलिए आज की तारीख में ये संभव नहीं दिख रहा है कि कोई मनुस्मृति का दहन कर सके। इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल है कि आपने कहा जो दमनकारी शक्तियां हैं और वो अल्पसंख्यक हैं, शक्तियां अल्पसंख्यक हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों को बांटने में सक्षम हैं। तो ये आप कहाँ कमी देखते हैं कि लोग क्यों बट जा रहे हैं? क्या उनकी साजिश के शिकार हो रहे हैं या उनमें जागरूकता नहीं है? किस तरह की परिस्थिति है जो लोग बट रहे हैं? हाँ, ये 1936 की बात है जी। जब बाबा साहब की पार्टी ने जो प्रथम स्वतंत्र मजदूर दल ये था,
मजदूरों की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी भारत की, जी किसी कम्युनिस्ट ने नहीं बनाई थी, हम्म, बाबा साहब ने बनाई थी, जी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जी तो उसने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में एक साझापन था, कम्युनिस्टों का भी सहयोग था, बाबा साहब की पार्टी तो थी, और कई सीटें जीती थी। जी बम्बई का इलाका और आसपास महाराष्ट्र में कई सीटें उनकी आई थी। जी अ, ये बात आगे बढ़ती, मजबूत होती, लेकिन 1942 में आया क्रिप्स मिशन। जी स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आए थे, भेजे गए थे कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए उनको कुछ राय लेनी थी यहाँ के बुद्धिजीवियों की, भारत के जो राजनेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे। तो उसमें सब तरह के लोग अपना बता रहे थे कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। बाबा साहब ने भी कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, भारतीय प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि वो दलितों की मुक्ति को लेकर के चिंतित थे और चाहते थे कि प्रशासनिक सुधार ऐसे हों। तो ये तो हुआ था, लेकिन उसी समय जब ये क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कैसे रख सकते हैं, आप किस कहें कि सामाजिक उससे आ रहे हैं, बैकग्राउंड से। तो जी कहा कि हम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से अपनी बात। तो बोले कि ये कोई लेबर जो है वो कोई कैटेगरी नहीं है, मजदूर कोई कैटेगरी नहीं होती। आप हिंदू की तरफ से आइए, आप अनुसूचित जाति की तरफ से आइए, डिप्रेस क्लासेज जिसको कहते थे उसकी तरफ से आइए, आप कोई और धार्मिक पहचान के साथ आइए, तब तो हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन मजदूर वो डरे हुए थे वहाँ ब्रिटेन में, मजदूरों का जो संगठन था वो हो रहा था कि आज नहीं तो कल वहाँ पर, जैसे सोवियत संघ में हुआ है, वहाँ भी क्रांति होगी। जी और वो डर वहाँ का था। उन्होंने कहा ये कोई कैटेगरी नहीं, और फिर बाबा साहब को बनाना पड़ा जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। जी जी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से जब आए तो बोले हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए, और वो उस पार्टी का वहीं पर अंत हुआ। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये संदेश फैलता, उसके पहले जो एक ना होने देने वाली शक्तियाँ थी, और वो कोई भारतीय नहीं थी, कोई कहे कि जर्मनी की नहीं थी, कोई एक देश, वैश्विक थी। उनमें बड़ी एका है, मतलब वैश्विक स्तर पर बहुत एका है। वो एक हो गई और बहुत पैसा निवेश किया गया कि एक ना होने पाए। भारत में ही इस पर बहुत धन खर्च किया गया कि मजदूर तो एक जाति के होते नहीं हैं, उनमें तो खान पान होता नहीं है, वो एक कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ है। बाद के दिनों में भी ये जो जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज बनी, दलितों की भी जो पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसका प्रथम शत्रु हो गया वो सहस्त्रबुद्धे की जो लीनेज है, उनकी जो वैचारिक कहें कि परंपरा है, जो वामपंथी थे वो प्रथम शत्रु हो गए। जो बात आप कह रहे हैं कि वो जो एका बननी थी, वो जो यूनिटी बननी थी, वो यूनिटी नहीं बनने दी गई। उसके लिए बहुत सुचिंतित एक डिजाइन, एक योजना काम कर रही थी, और उस योजना सफल हुई। और बाद के दिनों में तो मतलब दुश्मन की तरह जो समान धर्मा लोग हैं, जो समविचारी लोग हैं, चाहते हैं कि इस देश में समता मूलक, न्यायपरक, प्रेम परक समाज बने, तो उनको तो एक धरातल पर रहना चाहिए था, लेकिन कहाँ, नहीं रहे। तो यूं सिर्फ अपने कारण नहीं रहे, उसके पीछे बहुत वैश्विक धन भी लगा हुआ था जो उनको अलग अलग रखने में आप कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजीवाद की इसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका है इसमें। बजरंग सर, इसी से अभी जो हम 2026 में, आप जैसा जानते हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और केरल में चुनाव हैं, और आपने बांग्ला साहित्य पर पुस्तक लिखी है, आपने केरल के सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य पर लिखा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह भगवा ब्रिगेड जो आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पश्चिम बंगाल और केरल में जातिगत समीकरणों की क्या स्थिति है? क्या ये लोग वहाँ पर सफल हो पाएंगे या उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा? पहले मैं बात करता हूँ केरल की। जी।
केरल सुदूर दक्षिण का राज्य है जी। और वहाँ जो रेनेसा है, केरल रेनेसा कहते हैं उसको, केरल नवजागरण या पुनर्जागरण, जी। उसकी शुरुआत जैसे बंगाल में भद्रलोक ने की। जी। तो वहाँ पर शुरुआत दलितों ने की केरल में। ये बाकी देश के नवजागरण से केरल का नवजागरण इस अर्थ में भिन्न है। ठीक है। डॉक्टर पालपू थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, लेकिन वे त्रावणकोर में जहाँ के थे वहाँ इलाज नहीं कर सकते थे, डॉक्टरी नहीं कर सकते थे जी। क्योंकि वो छू नहीं सकते किसी को। ठीक है, इड़वा थे, छू नहीं सकते, उनको परमिशन नहीं था। तो वो चले गए मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ वो इलाज करने लगे। तो उनकी मुलाकात विवेकानंद से हुई। विवेकानंद से उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए, घुमा दो एक बार हमको केरल घुमाया तो देखा कि केरल में तो जातिवाद अपने चरम पर है। बाकी देश में छूने से छूत लगती थी, केरल में देखने से छूत लगती थी। अच्छा, ये अलग था, मतलब बिल्कुल अलग। वहाँ देखने मात्र से छूत लगती थी। तो उन्होंने कहा, विवेकानंद के शब्द थे कि ये तो ल्यूनेटिक असाइलम है, ये तो पागल खाना है, ये कोई राज तोड़ो है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर पालपू ने, कि फिर समाधान क्या है? उन्होंने कहा संगठन, संगठित होना समाधान है, संगठन बनाओ। तो डॉक्टर पालपू ने कहा कि आप उसके मुखिया बन जाइए। उन्होंने कहा ना, मुझे मुखिया नहीं मत बनाइए, मैं नहीं मुखिया बनूंगा। आप अपने ही जाति समुदाय से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो धर्म गुरु जैसी वो रखता हो, पहचान रखता हो, क्योंकि ये जो समाज है वो धर्म गुरुओं को स्वीकार करता है। ये राजनीतिक सुझाव था और उनको मिल गए श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु को उन्होंने अपने बनाया 1903 में, 1902 में संगठित हुए, 3 में पंजीकरण हो गया, जिसको कहते हैं SNDP योगम। ये संगठन बना। मुखिया ये हुए, कुमार नाशान बड़े कवि थे, वो उसके कोषाध्यक्ष हुए। मैं थोड़ा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये सब होते हुए भी लेकिन वहाँ पे हिंदुत्ववादी सरकार नहीं है, वामपंथी सरकार है। तो ये और अभी जिस चुनौतियों से वामपंथी सरकार सामना कर रही है, इलेक्शन है, तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब क्या स्थिति होगी वहाँ पर? 2 तरह की चीजें हैं। बंगाल की भी यही बात है और केरल की यही बात है। यह कि जो मध्य मार्गी थे वो दक्षिण मार्गी हो गए। ठीक है जी। जो दलित थे या दलित जैसे थे, मोस्ट ओबीसी में थे जी, उनको बहुत सारे प्रलोभन दे करके अपने साथ वो खींच ले गया। दक्षिण पंथ खींच ले गया है। ठीक है। तो कुल मिला, अच्छा, धन बहुत ज्यादा है, धन बल जो बहुत ज्यादा है जी। कुल मिलाकर के स्थिति, जैसा मैं एसेस कर पा रहा हूँ, स्थिति बहुत नाजुक सी है। जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनके सचेत होने का समय है, जो संविधान को मानते हैं उनके सचेत होने का समय है, जो मनुष्य मात्र में बराबरी को स्वीकार करते हैं उनके एक होने का समय है। नहीं तो मतलब स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं। केरल में पश्चिम बंगाल के बारे में यहाँ भी यही बात कर रहा हूँ, यही स्थिति वहां पर भी स्थिति यही है। क्योंकि जो भद्र लोग था, जो एक जमाने में माने कुछ दिखने के लिए प्रगतिशील ताकतों के साथ था, उसने शिफ्टिंग कर ली बड़े पैमाने पर, क्योंकि भद्र लोग को लगता है कि वो हिंदुत्व के साथ ज्यादा सुरक्षित है। और जो जिनकी सुरक्षा संविधान में है, उनको भी ये लग रहा है कि चलो हमारा तो मामला यहाँ बन जाएगा। मतलब वो मुखिया हैं, मुखिया को पकड़ लीजिए तो उनके जो फॉलोअर हैं वो अपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनको डरा धमका करके कुछ कर दीजिए। तो जिसको कहते हैं ना कि कमिटमेंट के साथ आंदोलन में रहना और अपनी सामाजिक भूमिका पहचानना, उसकी कमी है इस बीच में।
इन दोनों इलाकों में। तो आप अभी बात कर रहे थे मतुआ समाज के बारे में, उसमें कुछ बताइए सर। हाँ, देखिए, मतुआ लोगों का जब आंदोलन शुरू हुआ, ये 7-8 की बात है, पिछली शताब्दी के। 1912 में मुझे लगता है उन्होंने किया था शिक्षा के लिए हड़ताल। हरिचांद ठाकुर और गुरचांद ठाकुर, ठीक है। हरिचांद ठाकुर पिताजी थे, उनके पुत्र गुरचांद ठाकुर, उन्होंने मतुआ धर्म की स्थापना की थी। हरिबोल उनका बीज मंत्र था। तो उससे क्या है कि सारा जो पहले मतुआ जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो प्राचीन नाम उनका चांडाल है। लेकिन 1909 में वहाँ पर जनगणना हो रही थी स्थानीय स्तर पर, तो उन्होंने कहा कि हम चांडाल नहीं हैं, हम नमो शूद्र हैं, या नमः शूद्र इसको कहते हैं, नमो शूद्र हैं। तो ये इस नाम से दर्ज हो गया। तो वो वही लोग असल में हरिचांद ठाकुर के साथ गए। उन्होंने पूरा दलित समाज एक कर दिया। सिर्फ नमो शूद्र नहीं आए, जो दूसरे दलित समाज के लोग थे वो भी, जो दलित नहीं थे वो भी हरिचांद ठाकुर गुरचांद ठाकुर के साथ। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मुख में नाम होना चाहिए, हाथ में काम होना चाहिए। बाबा साहब, ये माफ कीजिए, गांधी जी की अपील गई थी कि आप भी स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो जाइए। तो उन्होंने कहा, हरिचांद ठाकुर ने कहा कि देखिए, ये आप लोग तो कर सकते हैं जो भद्रलोक के कहें के सदस्य हैं कि वो स्वदेशी आंदोलन में अपने वस्त्र जलाएं, हमारे पास तो गमछा और लंगोट के अलावा क्या है नहीं, तो हम कैसे आपके आंदोलन में आ जाएंगे। आपके यहाँ तो एक भाई वकील है, एक भाई अध्यापक है और एक भाई अदालत में क्लर्क है। तो अध्यापक आ जाएगा आंदोलन में, वकील आ जाएगा आंदोलन में, और वो अपना नौकरी करता रहेगा, घर चलता रहेगा। यहाँ तो ऐसी स्थिति है नहीं। इस कहें कि सचेत स्थिति के साथ हुआ था। वो जो धर्म का तत्व था उसको पकड़ा हिंदुत्ववादियों ने जी। धर्म का तत्व, कि धर्म का तत्व कम्युनिस्टों के साथ आपका नहीं बनेगा। यही स्थिति यहाँ पर हुई। केरल में अभी मैं वहाँ पर था और जो मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर कम्युनिस्टों का शासन रहा तो हमारे देवी देवताओं का क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। और वहाँ पर भी यही हुआ कि आपके देवी देवता के लिए हम मंदिर बनवाएंगे, हम धन देंगे, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से सेलिब्रेट कीजिए। गुरचांद ठाकुर हरिचांद ठाकुर को वो हम सारा खर्चा करेंगे, आ जाइए। जो धर्म वाला तत्व पकड़ लेते हैं, और फिर इसी तरह से आप भी मानते हैं ऋग्वेद, हम भी मानते हैं ऋग्वेद। जो दुश्मन थे सनातनियों से, आर्य समाजियों की दुश्मनी थी, वो किस तरह से तोड़ी गई। अब वो किस तरह से मतलब जज्ब कर लिया गया। उसी तरह से वो धर्म का तत्व लेकर के कि आप भी धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक हैं, ये देखिए ये लोग धार्मिक नहीं हैं, आपका धर्म का क्या होगा। केरल में भी यही हुआ और यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब ये भगवाधारी जो हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बजरंग सर, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। आपने कई किताबें लिखी हैं दलित साहित्य पर, बड़ा काम है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी 2025 में और अब शायद 26 में आने वाली एक किताब है दलित स्त्रीवाद। हाँ, क्या नाम है पूरा? दलित स्त्रीवाद आंदोलन और लेखन और आंदोलन। दलित स्त्रीवाद, लेखन और आंदोलन। तो इस किताब के बारे में आपके जो संभावित पाठक होंगे उनको कुछ बताइए, उसके बाद हम समापन करेंगे। देखिए, किसी भी आंदोलन की ये ताकत होती है कि वो अपने भीतर से परिवर्तित आंदोलन पैदा कर दे, उसको आगे बढ़ाए। और ये दलित आंदोलन के पास ये चीज थी कि जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की चिंता से आगे आया था कि इस देश में सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, उसको जब ये मुद्दा पहुंचा, घर घर पहुंचा, तो ये हुआ जब पहली पीढ़ी की दलित महिलाएं इससे अवगत हुई कि सामाजिक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे पुरुष, तो उन्होंने कहा फिर डोमेस्टिक स्फीयर में लोकतंत्र की बात भी तो होनी चाहिए, घरेलू लोकतंत्र की बात तो होनी चाहिए।
घरेलू लोकतंत्र, घर के भीतर जो बैठी हुई पैट्रियार्की है, वो सामने आने लगी। उसको जी। लेकर के असहज कर देने वाली स्थिति थी, सवाल बहुत ही असुविधाजनक थे, लेकिन दलित महिलाएं बड़ी संख्या में उन तमाम पढ़े लिखे दलित घरों से पहली पीढ़ी की महिलाएं आईं। सन 2000 के आसपास उन्होंने अपनी आवाज़ संगठित रूप से बुलंद करनी शुरू की और कहा कि हमको सेपरेट कैटेगरी माना जाए, जी। हम स्वतंत्र श्रेणी हैं, क्योंकि हमारे अनुभव बाकी अनुभवों से भिन्न हैं। हमको जाति, पितृसत्ता, क्लास और क्लास, कास्ट और जेंडर तीनों का सम्मिलित उत्पीड़न झेलना पड़ता है। तो हमारा जैसा अनुभव किसी और के पास है नहीं, इसलिए हमको अलग श्रेणी मानी जाए। उस तरह से ये आंदोलन शुरू होता है। आत्मकथाएं आती हैं। अगुआ महाराष्ट्र होता है, लेकिन बहुत जल्दी ही हिंदी बेल्ट में दलित स्त्रियों ने एक बड़ी जगह हासिल की। तो ये आपकी किताब का प्रमुख विषय है। हाँ। लेकिन ये विषय नहीं है सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 में जो बात शुरू हुई थी, जिस ऊर्जा के साथ, जिस संगठन के साथ, वो 2025 तक आते आते ढलान पर दिख रही है। ये जो मैं दुख के साथ इस बात को रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ विभाग भाषा के मंच पर, कि वो चीज़, वो जो फरवर है, वो जो जोश है, वो जो कहें कि तीक्ष्णता है, तीखापन है आवाज़ में, वो चीज़ धीरे धीरे गायब हुई है, कम हुई है। अब जो आक्रामकता है दलित स्त्रीवाद, वो नहीं दिखाई पड़ती। जब प्रमुख दलित स्त्रियां, लेखिकाएं, वो सरकार के एक मंत्री को बुला करके अभिनंदन करें, उनको कहें कि अंगवस्त्र प्रदान करें, तो आपको क्या लगता है सरकार के साथ एकता रखने वाली कोई भी संगठन है? जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, मतलब उसके और एक महिला में जो तीखापन और आक्रोश था वो बरकरार रहना चाहिए था, उसको आगे बढ़ना चाहिए था। जी। दोस्तों, ये थे बजरंग बिहारी तिवारी जी। इनके पास विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए। हमें लगता है कि एक इंटरव्यू काफ़ी नहीं है इसके लिए। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मुझे पूछने थे। उम्मीद करता हूँ कि आगे एक और मौका मिले बजरंग सर के साथ बातचीत करने का, तब हम उनसे और बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बजरंग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।